नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। आज एसएसटी की कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 1 पुस्तक के अध्याय 2 अर्थात सामाजिक भेदभाव यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए लॉकडाउन ई पाठशाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियोस देखने के लिए। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, जाति और परंपराओं के लोग निवास करते हैं। यानी बहुत सारी विविधताएं हैं और इन विविधताओं के बावजूद यहाँ बेमिसाल एकता है। किंतु यह विविधताएं कई बार लोगों के बीच मतांतर को जन्म देती हैं। क्यों? क्योंकि किसी स्थान विशेष के भूगोल के कारण जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं उसका हमारे ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शारीरिक गठन, रंग रूप आदि उससे प्रभावित होता है, खान पान प्रभावित होता है और उसके कारण कई तरह के लोगों की श्रेणियां बनती हैं। और जब हम अपने जैसे लोगों के बीच होते हैं तो हमारे अंदर एक सुरक्षा का भाव होता है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि हम किसी अन्य स्थिति में जाते हैं जहां दूसरी पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, दूसरे तरीके के जीवन जीने वाले लोग होते हैं, तो हमारे अंदर एक असहजता का, असुरक्षा का या चिढ़ का एहसास हो जाता है। इसी से भेदभाव पनपता है। भेदभाव के स्वरूप की, सामाजिक भेदभाव के स्वरूप की हम चर्चा करें तो इसे पाएंगे कि यह विभिन्न आधारों पर, जैसे लैंगिक, भाषाई, जातिगत, धर्म के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, जीवन स्तर यानी अमीरी गरीबी और निवास स्थान, इसके आधार पर भी लोगों के बीच भेदभाव होता है। इन भेदभावों के दो प्रमुख कारण हैं, एक पूर्वाग्रह और दूसरा रूढ़िवादी धारणाएं। हम इन दोनों की चर्चा करते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह अर्थात प्रिजुडिस, पूर्व से ही धारणा बना लेना। हम तथ्यों की जांच किए बिना जब किसी विषय पर अपनी राय बना लेते हैं जो सत्य से परे भी हो सकता है, तो ऐसे विचार को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। और इन पूर्वाग्रहों के आधार पर हमने पहले से तय कर लिया कि वो आदमी तो ऐसे ही होगा, उस जगह के लोग ऐसे ही होंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच क्या भेद है। शारीरिक ग्रामीण लोगों की बात करें तो हम क्या उनके बारे में धारणा बनाते हैं कि वे पिछड़े होंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं यानी लापरवाह होंगे, वो अंधविश्वासी, अज्ञानी, कृषि आदि के आधुनिक तकनीकों से बहुत दूर, शारीरिक रूप से तो मजबूत मगर दिमाग से कमजोर होंगे। ऐसी भावनाएं हम ग्रामीणों के बारे में बनाते हैं। जबकि शहरी लोगों के लिए कि उनका जीवन आरामदेह होता है, वे आलसी होते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उन्हें रिश्तों की परवाह नहीं होती, मगर वे भरोसेमंद होते हैं, उनका जीवन यापन महंगे स्टाइल का होता है। क्या ये सच है? क्या हमेशा ऐसा सच होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर जो दो तरह के गुण हमने चर्चा की, आलसी ग्रामीण भी हो सकता है और शहरी भी हो सकता है, शरीर से मजबूत ग्रामीण भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है। तो इस तरह के भाव अगर मन में हम पहले से बना लें, किसी भी विषय पर अगर पूर्वाग्रह बना लें, तो इसके कारण हम भेदभाव हमारे समाज में उत्पन्न होगा। तो हमने देखा पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस कैसे लोगों के बीच भेदभाव को जन्म देता है। अब हमारा विचार का दूसरा बिंदु है रूढ़िवादी धारणा यानी कंजर्वेटिव बिलीफ। यह क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे ही रूढ़िवादी धारणा कहा जाएगा। किसी खास जाति, धर्म, देश या लिंग का होने के कारण अगर हम किसी को मजबूत मान लें या कमजोर मानें, किसी को सज्जन, किसी को अपराधी या धोखेबाज कहें, तो यह रूढ़िवादी धारणा होगी और इसके कारण भी समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। तो रूढ़िवादी धारणा क्या है कि हम किसी के बारे में उसके जाति, धर्म, देश या लिंग के आधार पर उसके बारे में कोई विचार बना लें। उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं
जैसे लैंगिक भेदभाव लड़का और लड़की का होने के कारण कैसे होता है। जब हम एक लड़के की बात करते हैं तो मन में भाव आता है कि वह एक मजबूत, कठोर, शरारती, घर से बाहर बेहतर, खेलने वाला, जिम्मेवार, वो रोता नहीं है, चोट भी लग जाए तब भी, ऐसी ऐसी छवि बनाते हैं हम लड़कों की। जब लड़कियों की बात आती है तो मन में क्या भाव आता है कि वो नाजुक है, कमजोर है, गृह कार्य में निपुण है, रसोई में माँ की सेवा सहायता करने वाली है, उसके बाल लंबे ही होने चाहिए, उसके लुक्स गुड होने चाहिए, अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, उसे नाच पसंद होगा, कोमल कलाएं पसंद होंगी। क्या यह वास्तव में ऐसा है? आज तो हम लड़कों को देखते हैं कि वो गोरेपन की क्रीम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कियां मैचो बन रही हैं, लड़कियां अब फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो ऐसे ऐसे जब हम पूर्वाग्रह बना लें, यानी रूढ़िवादी धारणाएं बना लें कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और लड़कों को वो काम शोभा नहीं देता, तब हम रूढ़िवादी धारणा के शिकार होते हैं और इसके कारण हम भेदभाव को जन्म देते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, जातीय भेदभाव। काम को जाति से लोग जोड़ते हैं। मछली मार पकड़ना, खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सफाई करना, इन कामों को अहमियत नहीं देते समाज के लोग और इनके बिना समाज का भला भी नहीं हो सकता। लेकिन उनके काम को अहमियत नहीं देकर हम उनके काम को तुच्छ मानते हैं और उसके कारण ऐसे जाति के लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। तो इसके कारण भेदभाव उत्पन्न होता है। हम यह देखें कि व्यक्तिगत गुण क्या जाति का मोहताज होता है? किस जाति में विलक्षण प्रतिभा के बुद्धिमान, तेजस्वी बालक और व्यक्ति नहीं होते? तो जब हम किसी काम को उसके जाति का होने के कारण किसी व्यक्ति को का आकलन करने लगे, तब हम सामाजिक भेदभाव को जन्म देते हैं। प्राचीन काल में यह भेदभाव बहुत प्रबल था। काम के आधार पर लोगों को जातियों में बांटकर उन्हें ऊंच और नीच की दो श्रेणियों में बांट दिया। लोगों के साथ छुआछूत किए जाने लगे। छुआछूत का व्यवहार के कारण सार्वजनिक कुओं में, मंदिरों में लोगों का प्रवेश पर पाबंदी होती थी और इसके कारण जबरदस्त भेदभाव लोगों के बीच होता था। अब ये वर्जनाएं टूट रही हैं। अब हर जाति का व्यक्ति हर कार्य में आगे आ रहा है और समाज में उसकी स्वीकृति बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब भी कुछ ट्रेसेज हैं, कुछ पहचान है, कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें हैं जो सामाजिक भेदभाव को जन्म देती हैं, किंतु समाज के लोगों के द्वारा इसमें परिवर्तन हो रहा है, सुधार आ रहा है। शारीरिक आधार पर देखें, एक और ये उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, हाथ पैरों से कमजोर है जन्म से या एक्सीडेंट के द्वारा, तो हम उसे तुच्छ और हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। किंतु वास्तव में ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। ईरा सिंघल एक उदाहरण है। 2014 बैच की वो यूपीएससी की पूरे देश की टॉपर थी। उन्होंने 2010 ईस्वी में भारतीय राजस्व सेवा में भी अपना चयन कराया था, किंतु उनको रीढ़ के हड्डियों की एक बीमारी है जिसके कारण वो ठीक से बैठ नहीं सकती, उनके हाथ पांव भी पूरे शक्तिशाली नहीं है। उनको मुकदमा लड़ना पड़ा, तब जाकर उनको राजस्व सेवा का कार्य उनके चयन के 4 साल बाद दिया गया और वो उस क्षेत्र में उन्होंने अव्वल रहकर दिखाया। जब वो 2014 में आईएएस की टॉपर बनी तो सारे देश ने उनका लोहा माना। वास्तव में किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप से किसी एक पक्ष के कमजोर होने के कारण हम उसे विकलांग
या अक्षम कहते थे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयास से उन्होंने एक नया शब्द दिया, दिव्यांग। वास्तव में ये दिव्यांग है, इन्हें विशेष अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, इन्हें हेय दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कई आधारों पर सामाजिक भेदभाव होता आया है। हम इन भेदभावों की चर्चा करें तो पाते हैं कि लैंगिक आधार पर हमने चर्चा कर ली, भाषाई आधार पर भी भेदभाव होता है। अगर भारत में ही हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग तमिलनाडु चले जाएं तो उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। फिर धार्मिक आधार की बात करें, हिंदू बहुल क्षेत्र में कोई मुस्लिम आ जाए या किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई हिंदू चला जाए तो भेदभाव आसानी से हो जाती है। तो ये चीज़ें समाज को कमज़ोर और विखंडित करती हैं। हम अगले अध्याय में, इसके अगले हिस्से में चर्चा करेंगे इन भेदभावों को मिटाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी। आज की कक्षा में हमने जो चर्चा की, उम्मीद है आप इस पर गहराई से विचार करेंगे और इन भेदभावों के कारण समाज में जो फूट पड़ता है, विघटन होता है, देश और समाज इसके कारण जो कमज़ोर होता है उस पर विचार करेंगे और इसके दूर कर किए जाने के उपायों पर अपनी राय बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएंगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम इन भेदभावों को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।